सखी सहेली। कार्यक्रम सखी सहेली में मैं हूँ आपकी रजी मौसी और हमारे साथ है आज आपकी प्यारी छुटकी बहुरिया। जी हाँ, कैसी है छुटकी बहुरिया हमारी? हम ठीक है मौसी, आप कैसे हैं? आज हम लोगों की बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और ख़ास इसलिए भी आज अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हिंदी दिवस है। हाँ है ना? आज हिंदी दिवस है और हाँ, बहुत सब हमारे श्रोतागण भी कितने मतलब उत्सुक हैं अपने अपने विचार रखने के लिए। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि खूबसूरत सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं और उसके बाद फिर हिंदी दिवस पर बात करें। क्या कहती हो? पहले तो मौसी एक बार ये भी तो बता दें कि आज हम लोग क्या क्या सारी बातें कैसे ये तो बताना बहुत जरूरी है। तो हिंदी दिवस के अलावा मौसी और कौन सी बातों पर बात होगी? देखो ना, जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम याद करते हैं और कुछ खास मौके पर तो बहुत ही याद करते हैं, यानी कि वो दिन याद करो। और उसमें क्या होता था, पहले जब हम छोटे थे तो एक रफ कॉपी हुआ करती थी ना। बिल्कुल, तुम्हें याद है? रफ कॉपी के तो अलग किस्से हैं, मतलब दिमाग में और दिल में ऐसी प्यारी सी यादें बसी हुई है ना मौसी की, क्या ही बताएं। और घूमने भी चलेंगे। हाँ, कहाँ इस बार चलेंगे? नालंदा। शिक्षा और की समृद्ध जो स्थली रही है, विश्व का सबसे पुराना कहते हैं विश्वविद्यालय था वहाँ पे। और उसके बाद हवा और प्रकाश के महत्व के बारे में भी लोगों के विचार भी लेंगे, हम अपने विचार भी देंगे। हाँ, अब एक दूसरे की बातें साझा करेंगे इस मंच से। भाई, हम तो अपनी राष्ट्रभाषा से बेहद प्यार करते हैं और क्यों ना करें, हमारी राष्ट्रभाषा है और इतनी सरल, इतनी सहज है कि जो बोलना शुरू कीजिए तो जो आत्मीयता रहती है हमारी भाषा में वो और किसी भाषा में नहीं मिलती। भाई, हमारे देश भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर यानी आज हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और अपने आप में एक समर्थ भाषा है। हाँ मौसी, बिल्कुल। और आज के दिन तो अलग अलग शासकीय अशासकीय कार्यालयों में, शिक्षा संस्थाओं में भी मतलब जगह जगह कई तरह की गोष्ठियाँ, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं जैसे बढ़िया से कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। बिल्कुल, ये भी एक उत्सव की तरह है। कहीं कहीं तो हिंदी पखवाड़ा और राष्ट्रभाषा सप्ताह भी मनाया जाता है। इसके इतिहास के बारे में कुछ बातें करें? हाँ, इतिहास मतलब शुरुआत कहाँ से हुई ये भी तो जानना जरूरी है। मतलब इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, हिंदी की शब्द संपदा अपार है। हिंदी सदा नीरा सलीला की तरह अनवरत बहती है, जिसमें कभी कुछ शब्द बाहर तो कुछ अंदर होते रहते हैं। हाँ, और हमारे एक श्रोता ने भी मौसी लिखा है कि मतलब अपने विचार साझा किए हैं कि मानव जाति अपने सृजन से ही स्वयं को अभिव्यक्त करने के तरह तरह के माध्यम खोजती रही है। आपसी संकेतों के सहारे एक दूसरे को समझने की ये कोशिशें अभिव्यक्ति के सर्वोच्च शिखर पर तब पहुंच गईं जब भाषा का विकास हुआ। भाषा लोगों को आपस में जोड़ने का सबसे सरल और ज़रूरी माध्यम है। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, एक अभिव्यक्ति है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। ये सिर्फ एक भाषा का काम नहीं करती बल्कि एक देश की संस्कृति, वेशभूषा और रहन सहन की पहचान है। और इन्होंने सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी बोली हैं। बिल्कुल, आप सबको भी शुभकामनाएं और बहुत ही सुंदर संदेश आपने हमें लिख के भेजा। एक और SMS है, हिंदी दिवस भारत की कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदी दिवस का त्यौहार 14 सितंबर 1953 से मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय लोगों के बीच हिंदी भाषा की जागरूकता को फैलाना है। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है और 1949 के केंद्रीय सभा बैठक के दौरान हिंदी को केंद्रीय भाषा के रूप में चुना गया था। हम इतिहास की बात कर रहे थे छुटकी बहुरिया, मगर इसके बावजूद भारत में कहीं कहीं पर लोग ऐसे हैं जो इस भाषा को उतनी अहमियत नहीं देते हैं जिसकी वो हकदार है, जिसकी वजह से हिंदी दिवस हर साल पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हाँ मौसी, बिल्कुल भी मतलब वैसे ये भी बात तो है ना कि हिंदी के अनेक रूप देश के स्थानीय और आंचलिक बोलियों के रूप में प्रचलित हैं। शायद इसलिए भाषा के नियमों, क्रिया कारक के रूपों और कहीं कहीं शब्दों के अर्थों में भी अंतर देखने को मिलता है।
पर सबके मूल में तो मौसी हिंदी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई कोई भी हिंदुस्तानी विश्व में चाहे जहाँ जाए, पर जब कोई अपना हमवतन मिल जाता है ना और हिंदी भाषी हो, तो भाई हिंदी में ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और कितनी मधुरता से, कितनी सहजता से अपनी भाषा को, अपने दिल की बात, अपने मन की जो भावनाएं हैं वो उमड़ने लगती हैं। अगर किसी भाषा में सहजता से व्यक्त करना हो तो वो अपनी ही भाषा है, वो हिंदी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। छुटकी बहुरिया, जब हम बात कर रहे हैं तो हिंदी से जुड़ी कुछ अपने दिल की बात, अपने मन की भावनाएं अगर किसी भाषा में सहजता से व्यक्त की जा सकती है तो वो तो हिंदी ही है ना? और जी मौसी बिल्कुल भी, जब हम ये सब बातें कर रहे हैं तो कुछ दिलचस्प सी बातें और भी हैं जो हम लोगों ने बातचीत जब हम लोग कर रहे थे तो उन पर ध्यान गया था, तो क्यों ना अपने श्रोताओं के साथ साझा कर ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई। इंग्लिश और मैंड्रिन के बाद हिंदी विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हाँ, और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड शब्दकोश की अगर हम बात करें तो हर साल भारतीय शब्दों को ये संकलित कर रहा है। आत्मनिर्भरता, चड्डी, बापू, सूर्य नमस्कार, आधार, नारी शक्ति और अच्छा शब्द को अपने प्रतिष्ठित शब्दकोश में जगह दी है इसने। और इतना ही नहीं भाई, 2017 में ऑक्सफोर्ड ने 70 भारतीय शब्दों को शामिल किया था, जिनमें 33 से ज़्यादा हिंदी थे, जिसमें भेलपुरी, चूड़ीदार, ढाबा, बदमाश, चुप, फंडा, चाचा और चमचा, दादागिरी, जुगाड़, पायजामा, कीमा, पापड़, करी, अवतार, चीता, गुरु, जिमरखाना, मंत्र, महाराजा, मुगल, पंडित, ठग और बारामदा जैसे शब्द पहले से शामिल हैं। हाँ, मतलब जिन लोगों को यहाँ की भाषा में बोले जाने वाले शब्दों की जानकारी नहीं है, उनका अर्थ नहीं समझ में आता, तो अब वो ऑक्सफोर्ड में देख सकते हैं, में देख सकते हैं। और दक्षिणी प्रशांत महासागर के क्षेत्र फिजी में, जहाँ पर हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। जी हाँ। और इसके अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, गुआना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, तिब्बत और पाकिस्तान में कुछ परिवर्तनों के साथ ही सही, लेकिन हिंदी बोली और समझी जाती है। हाँ मौसी, और बोली समझी जाती है। और हम देखते हैं कि जितना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, बोल रहे होते हैं, किसी अन्य भाषा का प्रयोग भी कर रहे होते हैं, पर जो सहजता, जो अटूटता जिसको कहते हैं कि मतलब बिना रुके किसी भी रूप में हम अपने भावों को व्यक्त कर पाते हैं, तो वो अपनी भाषा में ही कर पाते हैं, हिंदी में ही कर पाते हैं। बिल्कुल। और भी बहुत सारे संदेश आए हैं, कुछ संदेश भी हम शामिल कर लें। हमारे एक श्रोता ने मौसी लिखा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। हिंदी भाषा का शब्दकोश अत्यंत वृहद, विपुल, सरस, सरल, आत्मीय और वैज्ञानिक है। हिंदी मातृभाषा नहीं अपितु भारत की अंतरात्मा की सजीव अभिव्यक्ति है। भारत के सर्वांगीण विकास, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने में हिंदी भाषा एक मजबूत कड़ी है। और इन्होंने भी सभी को बधाई दी है, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर संदेश आपने भेजा। हाँ छुटकी बहुरिया, बड़ी जल्दी है वो दिन याद करने की है, अभी तो बहुत सारे हमें संदेश पढ़ने थे। हाँ मौसी, पर हमें लगा ना कि मतलब रफ कॉपी आपने बात कर दी तो अब हमारे दिमाग में ना वो पुरानी यादें सिर्फ छा गई हैं, कैसे कैसे उसमें हम क्या क्या किया करते थे, तो बस उसी जल्दी में हमने सोचा वो दिन याद कर ही लेते हैं। वो बिल्कुल याद करेंगे, लेकिन पहले और भी कुछ संदेश जो है हम शामिल कर लें। भाई एक संदेश आया है कि हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अपेक्षा को रोकना है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हिंदी वो जगह नहीं ले पाई जिसकी वो हकदार थी। आज भी बच्चों की ओर उनके अभिभावक की पहली पसंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आज का भारतीय युवा हिंदी से दूर जा रहा है। अंग्रेजी उपन्यास वे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी के स्वर्णकाल और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कवियों के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि हिंदी में कैसे कैसे महान लेखक और कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं तब भी समसामयिक थी और आज भी हैं। हाँ बिल्कुल मौसी, और उन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से अपने विचार हमसे साझा किए हैं। और हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में एक बात बताई है कि इंग्लिश में अंकल और आंटी, लेकिन हमारी हिंदी में मामा, मौसी, बुआ, फूफा, चाचा, चाची, नाना, दादा, नानी, दादी अलग अलग संबोधन से जाने जाते हैं। और हर रिश्ते की अपनी पहचान है। ये खूबसूरती है, ये सुंदरता है हमारी भाषा की। बिल्कुल। और एक और श्रोता है मौसी, जिन्होंने मतलब अपना एक
एक हंसी का वो साझा किया है हमसे अनुभव कि आज मुझे हिंदी के वो शिक्षक याद आ रही हैं जो हमारे जोधपुर विद्यालय में हिंदी पढ़ाते थे और उनका नाम श्याम प्यारी जी था। हिंदी में वो सुलेख लिखवाते और घर पर माता जी लिखवाती थी। कई शब्दों का उच्चारण मैं गलत करता था, वो पूरे पन्ने भर देना पड़ता था। और सत्यवचन, आदेश, मृत्यु, ये शब्द कई बार गलत बोल जाते थे जब ये छोटे थे। तो ऐसे तो गलत तो मौसी बहुत बोल जाते हैं और पहचान भी नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और देखो ना, कई बार हमने देखा होगा कि हिंदी अंग्रेजी की जो गिनती है वो बड़े धड़ल्ले से बच्चे कर पाते हैं, लेकिन हिंदी की गिनती नहीं कर पाते। अभी हम बात कर रहे थे ना, कुछ ऐसे अंक हैं 79, 89, ये 69, ये पढ़ने में और 95, पहचानने में बड़ी समस्या आती है मौसी सबको। ये बात तो एकदम सही कह रही हैं आप। और हमें लगता है कि हमें अपने हिंदी पे बहुत गर्व है। आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलना चाहते हैं, आप उर्दू बहुत अच्छी बोलना चाहते हैं, ज़रूर बोलें। भाषाएं सीखने और उसे इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपनी हिंदी पे तो हम नाज करेंगे ना। हम तो करते हैं हिंदी, है ना? बिल्कुल, क्योंकि जो अपनापन, जो आत्मीयता है इस भाषा में और इस भाषा की जो पहचान है, वो जो मिठास है, जो मिठास है, वो मतलब जोड़ कर रखने वाली। हमारे कई श्रोताओं ने भी ऐसे विचार साझा किए, तो बांधने का काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और संदेश है जिसे मैं शामिल कर रही हूँ कि हिंदी दिवस पर भाई साहब सभी को हिंदी की बिंदी, अल्पार्थ और पूर्ण विराम के साथ हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं तो हैं ही, लेकिन ध्यान रहे कि उसके वाक्य विन्यास में पूर्ण विराम कभी भी ना आने पाए। हम लोग हिंदी के हिंदुस्तान में हैं, सबका सम्मान अवश्य ही किया करते हैं, लेकिन जब सम्मान करने वाले रहेंगे तभी ना सम्मान क्या करेंगे। इसलिए अपने अपने सम्मान को हिंदी के साथ ही बचाते हुए सन्मार्ग पर अग्रसर रहें, यही अपेक्षा हमारा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल मौसी, एकदम सही बात ये बोल रहे हैं। और हमारे एक और श्रोता ने भी ऐसे ही लिखा है कि कई बार भाषा सही ना हो तो संवेदनाएं आहत हो जाती हैं। बिल्कुल। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और कठिन से कठिन चीज़ों को सरल करके समझाने के लिए भाषा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए भाषा का परिष्कृत होना बहुत आवश्यक है। और ये जो बिंदु इन्होंने उठाया है, ये आज के समय में, वर्तमान परिस्थितियों में बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं ना, चाहे वो मतलब डिजिटल तरीके से जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा का सोशल मीडिया पर, या फिर आपस में कितना मिला देते हैं, अलग अलग भाषाओं को मिला करके एक अलग ही भाषा की रचना कर दी है। तो अब हमको ऐसा लगता है, मतलब ये मानना है कि हर भाषा की अपनी सुंदरता है और अपना अस्तित्व है, तो उसका मान तो कम ना करें। जो भी भाषा बोले वो एक रूपता और समरसता के साथ बोले। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो दिन याद करो में अब रफ कॉपी की याद बहुत आ रही है, क्योंकि जब याद करो पुराने अखबार और पुरानी कॉपियाँ, पुरानी किताबें जब जाती थी, तो उस वक्त जब रफ कॉपी निकलती थी तो उसके कई बार तो उसके कवर पे जब जिल्द होती थी उसमें से भी बहुत से कागज़, कई बार तो पैसे भी, रुपए भी निकल आते थे, और पीछे के जो पन्ने होते थे उसमें बहुत सी ऐसी बातें लिखी होती थी, दिल से बातें, या जो हम अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं, और फिर उसको लिख के स्क्रिबल करके छोड़ देते थे वहाँ पे, है ना। कई बार आगे के पन्नों में ऐसा होता था, कई बार। और मौसी, जब यादें तो कहने के लिए बहुत, मतलब एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में बहुत सुंदर है और बहुत मन को छू जाता है, और जब बचपन की बातें होती हैं तो वो अलग ही सुकून देता है। तो रफ़ कॉपी की अगर बात करें तो हमारी जो रफ़ कॉपी हुआ करती थी उसमें तो चित्र बहुत होते थे। चित्र बहुत अच्छा तुम्हारी रफ़ कॉपी में? हाँ, मतलब हंसी ठिठोली करते समय, अब जैसे सवाल लगाए जा रहे हैं, रफ़ कॉपी ज़्यादातर सवाल लगाने के लिए मतलब इस्तेमाल होती थी, और सवाल लगाए जा रहे हैं, लगाते लगाते अगर वो सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है, प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, पीछे जाकर करने लगे, तो बस मन बहलाने के लिए कहीं कोई चित्रकारी शुरू हो जाती थी। और ऐसा करते करते जब मन थोड़ा सा ठीक हो जाता था, लगता था अब थोड़ा सा सही समझ में आ रहा है, एक बार फिर से प्रयास करेंगे सवाल लगाने का, तो कहीं ना कहीं मन को स्थिर करने का काम हम किया करते थे उसमें। बिल्कुल। और मुझे तो याद है कि मैं गाने लिखा करती थी रफ कॉपी में, पता है, क्योंकि उस ज़माने में ये तो यूट्यूब और ये बाकी चीज़ें तो थी नहीं उपलब्ध, सिर्फ एक रेडियो होता था या रिकॉर्ड्स होते थे, तो वो रेडियो आप सुन रहे हैं तो उसमें से जल्दी जल्दी गाने लिख लो, उसके बाद उसको याद करना, गुनगुनाना सीखना। लेकिन या फिर दो दो पंक्तियाँ कुछ याद आ गया, किसी ने कोई बात ऐसी कह दी जो अच्छी नहीं लगी,
तो उसमें जाकर अपने मन का भड़ास निकालना, इन सारे मामलों में रफ कॉपी बहुत काम आती थी। एक हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई साहब बहुत ही अच्छी बात है, वर्ष के अंत में जब भरी हुई कॉपियों को बेचने का अवसर आया करता था तब उसके खाली बचे हुए पन्नों को फाड़ कर रख दिया जाता था। बिल्कुल, फिर भरी हुई कॉपी कबाड़ में बेचते थे, फिर रखी गई कॉपी का अगले साल रफ के रूप में प्रयोग किया जाता था। किंतु अब तो देखते हैं कि इसकी आवश्यकता ही बच्चों को नहीं, अपितु वे कॉपी तो कॉपी क्या साल भर की पुस्तकों को भी बेच देते हैं, जबकि हम लोग उन पुस्तकों की लाइब्रेरी बनाते थे। बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रफ कॉपी विद्यार्थी जीवन याद आ गया। हम पिछली कक्षा में अधलिखी कॉपी को रफ कॉपी के रूप में उपयोग में लाते थे और खाली पीरियड में उस कॉपी में चित्र बनाते थे। ये तो हमारे ही जोड़ीदार निकल आए मौसी। देखो ना, और उन्होंने अपने कुछ स्वतः विचार भी लिखते थे। उसमें ऐसा लिखा है, जब कभी विषय कॉपी भूल जाते थे तो रफ कॉपी बड़ी काम आती थी। कभी तो रफ कॉपी के पन्नों से हवाई जहाज बनाकर उड़ाते थे और मजा भी लेते थे। हाँ, एक श्रोता ने लिखा है कि आज रफ कॉपी की बातें होंगी तो स्कूल के लिए ज़रूर एक कॉपी बनाई जाती थी जो दूसरी कॉपी की अपेक्षा थोड़ी सस्ती होती थी। वैसे ये भी सही है, सही लिखा है। हाँ, और है ना, बिल्कुल उसमें सिर्फ रफ ही काम किया जाता था और घर में स्लेट का उपयोग करते थे रफ काम के लिए। बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ कॉपी स्कूली दिनों में बस्ते में किताब कॉपियों के अलावा एक और कॉपी होती थी जिसे हम रफ कॉपी बोलते थे। जैसा नाम वैसे उसके पृष्ठ, यानी कि खुरदुरे और मटमैले से, जैसे अभी एक और श्रोता ने साझा किया। तो किसी में तो लिखते ही हुए फाउंटेन पेन की स्याही भी फैल जाती थी, जिससे कागज के दूसरी तरफ लिखना असंभव हो जाता था। रफ कॉपी भी स्कूल की अलग और घर पर अभ्यास के लिए अलग होती थी। उन दिनों घर में 4-5 कैलेंडर टंगे होते थे जिनका उपयोग साल बदलने पर रफ कॉपी के बनाने में होता था। वैसे तो हम लोग कैलेंडर तो कॉपी में कवर चढ़ाने के लिए मौसी करते थे। हाँ बिल्कुल, चाहे अखबार भी है ना, या किसी कलाकार की तस्वीर अगर बहुत पसंद आ गई। एक ने लिखकर भेजा, एक श्रोता ने, कि बड़ा मन करता था नई सफ़ेद कॉपी में काम करें, लेकिन वो तो फेयर कॉपी होती थी जिस पर गृह कार्य करके स्कूल ले जाते थे। रफ कॉपी यानी रजिस्टर नुमा पापा अपने ऑफिस से लाकर दिया करते थे, जो वहाँ किसी काम की नहीं होती थी। एक तरह से रद्दी, हल्का पीला रंग, उसके पेज पर एक साइड तो प्रिंट हुआ होता था और आगे पेज खाली रहता था। जैसे एक चित्र सी लगा दिया इन्होंने, जिस पर हम सवाल हल करते थे या लिख कर याद करते थे। बड़ा गुस्सा आता था, सोचते थे ये भर जाए तो नई सफ़ेद कॉपी मिलेगी, लेकिन भरे उससे पहले ही दूसरी कॉपी, रफ कॉपी मिल जाती थी और फिर रफ काम उसी पर मन मार कर करते थे। तो मौसी, यादों की बातें हो रही हैं और हमारे श्रोता भी बहुत बढ़ चढ़ करके अपने विचार साझा कर रहे हैं, अपने पूरे अनुभव बता रहे हैं रफ कॉपी को लेकर के। और एक हमारे श्रोता ने अपने अनुभव को साझा किया है हमारे साथ कि वो दिन याद है जब हम लोग एक कक्षा से नई कक्षा में जाते थे तो पापा मम्मी पुरानी कॉपियों के खाली पेज निकाल करके उनको एक बड़ी सी सुई से सिलकर मोटी कॉपी तैयार कर देते थे अगली कक्षा में रफ काम करने, जैसे गणित के सवाल के अभ्यास के लिए या फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल याद करने के लिए। तो उनको बगैर देखे लिखने के लिए वो उपयोग में लाते थे। वैसे रफ कॉपी एक भानमती का पिटारा हो जाया करती थी। कुछ भी नोट करना होता था तो उसी में कहीं ना कहीं नोट कर लेते थे। ये बात तो बहुत ही मजेदार है और एकदम सच है मौसी, ये हम लोग भी करते रहे हैं बचपन में। बिल्कुल बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि रफ कॉपी वो कॉपी जो बच्चे अपनी मर्जी से जो भी उनके विवेक में आता है वे लिख डालते हैं, जिसे उनके कक्षा अध्यापक बहुत कम देखते हैं और नहीं भी देखते हैं। अध्यापक के कक्षा में पढ़ाते समय जल्दी जल्दी बोलने से बच्चे लिख नहीं पाते तो वे अक्सर रफ कॉपी का ही प्रयोग करते हैं, जो घर जाकर या कक्षा में अतिरिक्त समय में अपनी विषयगत कॉपी में साफ और सुंदर लिखावट में लिख लेते हैं और आगे वे उसे ही याद करते हैं। इसमें कुछ बच्चे घर पर भी रफ कॉपी का प्रयोग करते हैं और मोबाइल या अन्य माध्यमों से प्राप्त जानकारी को रफ कॉपी पर नोट कर लेते हैं और उसे कक्षा में साथियों से शेयर करते हैं और या कक्षा अध्यापक से भी उसकी जानकारी लेकर फिर अपने विषय की कॉपी पर जगह देते हैं। लेकिन बेचारी रफ कॉपी जो होती है वो बहुत तरह की सब्जेक्ट, सारे विषयों से भरी पड़ी होती है, आपकी सोच से भरी पड़ी होती है, आपके प्रैक्टिस, आप जिस चीज़ को लेकर बहुत अभ्यास कर रहे होते हैं उसको लेकर भरी पड़ी
बड़ी होती है। और अभी तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है इसको भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा। हमारे एक श्रोता ने तो ये भी लिखा है, मतलब अलग ही तरह का अनुभव साझा कर दिया। हम लोग तो इस बारे में सोचते ही नहीं थे कि रफ कॉपी में सबसे कम जगह में कौन लिखता है, ये इनकी सहपाठियों के साथ होड़ रहती थी। अच्छा। हम लोग तो रफ कॉपी जितनी जल्दी भरे और उसके साथ एक नई कॉपी मिलने की उम्मीद में थोड़ा सा मतलब रफ कॉपी में ज्यादा काम किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब एक गीत सुन ले। हाँ, मौसी, अब यादें हैं, यादों का तो पिटारा हम लोगों का कभी बंद ही नहीं होता। पर्यटन में आज हम अपने श्रोताओं को नालंदा दिखाएंगे अपनी आंखों से, अपनी बातों से। क्या छुटकी बहुरिया? हाँ मौसी, बिल्कुल। और ये तो एक सांस्कृतिक धरोहर है और हमारी मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये भी बता दें आपको कि नालंदा जो है वो बिहार राज्य का एक जिला है जो प्राचीन महाविहार का एक बौद्ध मठ था। हाँ, नालंदा के ऐतिहासिक स्थलों में सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय की बात हम करते हैं, जो 450 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ 10,000 छात्रों पर 2,000 शिक्षक थे। मतलब करीब 780 साल तक यहाँ पढ़ाई हुई और इसका अस्तित्व 12वीं शताब्दी तक था। ऐसी मान्यता है कि महात्मा बुद्ध ने कई बार इस विश्वविद्यालय का दौरा किया। यहाँ विदेशी छात्र भी बहु संख्या में आते थे। 114 हेक्टेयर में फैले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष, जो आप देखने जा सकते हैं। और भी आसपास कुछ जगहें हैं छुटकी बहुरिया। हाँ, पावापुरी जैसे पावापुरी जैनियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। मौसी, ये नालंदा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जैन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को पावापुरी में अपना आखिरी उपदेश उन्होंने दिया था और यही उनका अंतिम संस्कार भी हुआ था। यहाँ पर 2 मंदिर भी हैं, समोशरण और जल मंदिर। बिल्कुल। और नालंदा के बिहार शरीफ में बड़ी दरगाह एक जगह है। मुस्लिम संत मखदूम शाह शरीफुद्दीन का ये मकबरा बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और राजगीर का नाम आपने सुना होगा, ये भी नालंदा ज़िला में ही है। ये वहाँ से 34 किलोमीटर दूर है और नालंदा से। और राजगीर में कई दर्शनीय स्थल हैं। हाँ, जैसे कि विश्व शांति स्तूप है, पांडु पोखर है, वीरायतन है, वेणुवन है, घोर कटोरा, सारीपुत्र, कुंडलूपुर और सोम भंडार वगैरह ऐसी सारी जगह हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ना, एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि नालंदा के बारे में बहुत कुछ सुना था किंतु वहाँ जाने का सुअवसर मिला इसी वर्ष फरवरी माह में। और विविध भारती के नियमित श्रोता हैं ये। उन्होंने अपनी लड़की की शादी का न्योता देते हुए उन्हें वहाँ बुलाया था और विवाह के बीच एक दिन समय मिला तो ये घूमने गए नालंदा और बहुत खुश हुए। वहाँ पे उन्होंने बहुत से वो जो रूइंस हैं वो देखे, जो अवशेष हैं। विदेशी आक्रमणकारियों ने जो विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय को कहा जाता है कि आग लगाकर नष्ट कर दिया था, जिसमें 90 लाख पुस्तकें भी कई दिनों तक जलती रही थीं, ऐसा हमारे इतिहासकार बताते हैं। और क्या कहते हैं, और भी बहुत कुछ हमारे पास संदेश आए हैं। मौसी, अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय में जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि दूर दूर से पढ़ने के लिए लोग आते थे, विद्यार्थी आते थे। तो चीन से, तिब्बत से, श्रीलंका और कोरिया आदि के छात्र भी आते थे। और जब ह्वेनसांग भारत आया था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में करीबन 8,500 छात्र और 1,510 अध्यापक थे। इसके प्रख्यात अध्यापकों शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, इन सब की मतलब कीर्ति रही है हमारे ऐतिहासिक महत्व में। और विद्यार्थियों का प्रवेश जो था नालंदा विश्वविद्यालय में इतना आसान नहीं था, उसे बड़ी कठिनाई से होता था क्योंकि केवल उच्च कोटि के विद्यार्थियों को ही इसमें प्रवेश दिया जाता था और शिक्षा की व्यवस्था महास्थविर के नियंत्रण में थी। शीलभद्र उस समय यहाँ के प्रधानाचार्य थे। तो ये प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। यहाँ के बहुत सारे ख्याति प्राप्त आचार्य रहे हैं और कई सौ वर्षों तक नालंदा में जो है एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय होने का गौरव इसको रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको बताएं कि भाई सड़क द्वारा अगर आप जाना चाहते हैं तो पटना से 62 किलोमीटर और बोध गया से जो है वो 106 किलोमीटर की दूरी पर है और दोनों ही जगहों से बस की सेवा उपलब्ध है।
हाँ, और अगर आपको ट्रेन से जाने की इच्छा हो रही है, अगर आप नालंदा की यात्रा ट्रेन से करते हैं, तो हम बता दें कि नालंदा का अपना रेलवे स्टेशन है जो आसपास के शहरों से लगभग जुड़ा हुआ है, और दिल्ली, पटना जैसे प्रमुख शहरों से ट्रेन्स आपको मतलब मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। और अगर हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो नालंदा में हवाई अड्डा नहीं है। आपको बता दें निकटतम हवाई अड्डा जो है वो पटना में है, और वहाँ से आप बस, टैक्सी, ट्रेन द्वारा नालंदा पहुँच सकते हैं। तो चले नालंदा। कहाँ चले? नालंदा बिल्कुल चलते हैं मौसी। वाह, कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी, कितनी स्वच्छ हवा थी वहाँ की। बिल्कुल मौसी, ताज़ा ताज़ा, और मौसम भी कितना अच्छा हुआ है ना, खुला खुला सा। तो यानी कि हवा, स्वच्छ हवा भी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। हाँ, और क्या, बिना हवा के कैसे सांस लेंगे। बिल्कुल। तो भाई हवा यानी सांस, और श्वास मतलब जीवन। एक लम्हे को अगर सांस ना आए तो घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। तो उस हवा और उस जीवन का महत्व हम कैसे भूल जाएंगे भला? ये कैसे संभव है? हाँ, और पेड़ों को सांस लेने के लिए हवा चाहिए। हवा तापमान बनाए रखने में सहायता करती है, वायु ऊर्जा की आपूर्ति करता है, और पशु, पक्षी, इंसान सभी को हवा चाहिए। हवा रुकती है तो घुटन का एहसास होता है। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नाम की हवा होती है, और इनमें से ऑक्सीजन का प्रयोग हम सांस के लिए करते हैं। जी हाँ, स्वच्छ हवा जो है वो कई बीमारियों से हमें दूर रखता है, जो हमारे शरीर की ताकत को बढ़ाती है। उसी तरह वायु की जो वो परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं मौसी। बिल्कुल। और देखो ना, बहुत सारे हमारे श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है संदेश, जिसमें से एक ने हमें लिख के भेजा है कि भाई स्वस्थ रहने के लिए जितनी शुद्ध हवा ज़रूरी है उतना ही प्रकाश भी आवश्यक है। प्रकाश में मानव शरीर के कमज़ोर अंगों को पुनः सशक्त और सक्रिय बनाने की अद्भुत क्षमता है। हाँ, और मौसी एक और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हवा के महत्व पर अपने विचार साझा किए हैं कि पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार सर्वप्रथम वायु को दिया जाता है, जिसके द्वारा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान और सभी जीवित प्राणी जीवन प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की अल्प मात्रा से शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियां ग्रस्त कर लेती हैं और जीवन को असंतुलित कर देती हैं। वायु हमारे चारों ओर मौजूद है। हम अपने आसपास उपस्थित हवा को देख नहीं सकते, लेकिन जब पत्तियों की सरसराहट होती है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ हवा चल रही है। और ये महसूस सबसे ज्यादा मौसी गर्मियों में होता है। सोचिए, हवा की कमी तब बहुत महसूस होती है जब हवा नहीं चलती है। और हम लोग कैसे प्रार्थना सी करने लगते हैं, अरे चला दीजिए भगवान जी, हवा चला दीजिए, हवा चला दीजिए। बिल्कुल। और अगर हम ये सोचते हैं कि भाई हवा सिर्फ सांस लेने के लिए ही ज़रूरी है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका महत्व और भी क्षेत्र में है। जैसे हम पवन चक्की चला सकते हैं और बिजली भी पैदा कर सकते हैं, है ना। हाँ, और हमारे एक श्रोता ने तो और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं कि हवा, पानी, अग्नि, भूमि, गगन, इन पंच तत्व के बिना मनुष्य का जीवन जो है वो अधूरा है। किसी भी जीवित प्राणी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, जो कि हवा और पानी से मिलती है। रात के बाद जब सूर्य की किरणें पेड़ पत्तों पर पड़ती हैं तो ये किरणें हवा और प्रकाश द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं, जिससे रात भर की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को सोख कर ऑक्सीजन छोड़ती हैं पत्तियां। सुबह सूर्योदय के बाद पेड़ के नीचे बैठे तो भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, और हवा और प्रकाश मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पत्तियों का हरापन भी इसी से आता है, इसलिए जिसे क्लोरोफिल नामक रसायन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, इसीलिए शायद विश्व वायु दिवस भी मनाने के पीछे यही उद्देश्य रहा होगा कि हम जागरूक हों अपने जो हमें प्राकृतिक चीज़ें मिली हुई हैं, जिसके लिए हमें कुछ पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, जिसके लिए हमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, और हम वायु प्रदूषण करने से बचें। लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रयास, इसीलिए शायद ये ऐसा हुआ, क्योंकि एक हमारे पास जो मैसेज आया हुआ है उसमें उन्होंने कुछ ऐसी ही बात की है, और उनका कहना है कि भाई हवा, पानी, अग्नि, भूमि जो तुमने बताया कि ये सब बहुत ज़रूरी है। वायु जो है वो सूरज से आने वाली तेज़ प्रकाश की किरणों को रोक लेती है तथा पृथ्वी आवश्यकता प्रदान करती है। बहती हुई वायु का प्रयोग गेहूं से भूसा और अन्य प्रकार के वस्तुओं को उसाने में प्रयोग की जाती है। वायु के द्वारा ही पुष्पों में परागण तथा बीजों में
प्रकीर्णन होता है, हवा हमारी जान से है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसे शुद्ध रखना ज़रूरी है। जी हाँ, हवा तो बहुत ज़रूरी है और उसी तरह से प्रकाश भी जीवन में बहुत ज़रूरी है, जैसा हमने कहा, क्योंकि सूरज जो है जिससे हमें प्रकाश मिलता है वो एक प्राकृतिक चिकित्सालय है। कई ऐसे रोग हैं छोटी बहुरिया जो सूरज की रोशनी पड़ने से ठीक हो सकते हैं। आपने सुना होगा, विटामिन डी के बारे में सुना होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ है जो निरंतर धूप में बैठने से उसका हमें फ़र्क पड़ता है। एक हमारे श्रोता ने भी लिख के भेजा है कि भाई सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, साथ ही विटामिन डी का भंडार भी है और सूर्य की रोशनी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। बातें बहुत सी है, जानकारियाँ बहुत सी हैं, लेकिन घड़ी की सुई कहती है कि भाई हो गई आज की बात इतनी, अब आप अनुमति लें अपने श्रोताओं से और फिर मुलाकात होगी, उनसे फिर बातचीत होगी। तो बस रज्जो मौसी आज के लिए आज्ञा दीजिए। रज्जो मौसी की तरफ से नमस्कार और छुटकी बहुरिया की तरफ से भी नमस्कार।